रख करके ही आज का विषय भी हम सब ने तय किया है। जब अधिकारों की बात होती है और मानवाधिकार दिवस की बात होती है तो यह मुख्यतः या मूलतः पश्चिमी सोच से प्रभावित है। और जब हम स्वराज की बात करते हैं तो वो भारतीय संस्कृति या पूर्वी सोच से हम कह सकते हैं प्रभावित है। तो इन दोनों का समन्वय किस तरीके से हो सकता है वह भी एक सवाल है। या मानवाधिकार से और अधिकारों की बात भी हम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इन्हीं सारे सवालों को ध्यान में रख करके आज का विषय सोचा गया। आज के मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके बीच में डॉक्टर कृष्ण स्वरूप आनंदी जी हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। मित्रों, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जारी किया था। 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जारी हुआ था, अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो आज उसकी 75वीं वर्षगांठ है। भारतवर्ष में 4 दिसंबर 1950 को पार्लियामेंट ने ह्यूमन राइट्स डे मनाने के लिए संकल्प व्यक्त किया था। स्वराज और मानवाधिकारों की युति कैसे हो सकती है, इस पर आने से पहले थोड़ा स्वराज की पृष्ठभूमि पर हम लोग बात करेंगे। मैं प्राचीन वैदिक वांग्मय से उल्लेख नहीं करूँगा, कभी उस पर भी बात होगी। स्वराज शब्द का प्रयोग मध्यकाल में शिवाजी महाराज का राज्यारोहण 6 जून 1674 को हुआ था। तो उसमें ये घोषणा की गई थी, हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए शिवाजी महाराज राजकाज संभालने जा रहे हैं। हिंदवी स्वराज का मतलब था हिंदुस्तानी स्वराज, यानी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोग अपने ढंग से। उसके बाद 1857 में तो स्वराज शब्द का प्रयोग संभवतः नहीं हुआ था, या देखना पड़ेगा उस समय। मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1876 में स्वराज शब्द का प्रयोग उन्होंने भी किया है। लेकिन हमारी आज़ादी की लड़ाई में वर्ष 2005 में लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन करने का प्रस्ताव रखा था, उसके विरोध में जो आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन चला था, विराट आंदोलन था, और पूरे बंगाल में स्वदेशी की उत्ताल तरंगें उठी थी और पूरा देश गुंजायमान हो उठा था। 1905 के बाद 1906 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, उसमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी और स्वराज शब्द का उन्होंने पहली बार उद्घोष किया था।
कि इस देश की दौलत जो बाहर चली जा रही है, ये परदेशी हुकूमत के कारण है। तो इस देश के लोगों का शासन होना चाहिए। स्वराज शब्द का पहली बार राजनीतिक मंच पर दादा भाई नौरोजी ने प्रयोग किया था 1906 में। 1916 में तिलक ने उसको धार दी और कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। हालांकि तिलक महाराज ने जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया था वो होम रूल के ढांचे में था। तो 1916 के बाद 1921 में जो कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था, तो वहाँ मौलाना हजरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज शब्द का उच्चारण किया। बहुत बड़े उर्दू शायर थे और खिलाफत आंदोलन के बड़े नेताओं में थे। उन्होंने कहा कि हमें होम रूल नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की गूंज देश में पहली बार 1921 में जो अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें मौलाना हजरत मोहानी जी के श्रीमुख से ये शब्द आया था। बाद में जब ये आज़ादी की लड़ाई में देखा गया कि बात बन नहीं रही है, तब कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में जो कांग्रेस का महाधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को तो उसका समापन दिवस था। तो रात 12 बजे जो संकल्प पारित किया था उसमें था कि हम पूर्ण स्वराज के लिए काम कर रहे हैं। अब हमें होम रूल नहीं चाहिए। भाव यह था कि हम इस देश के लोग ही इस देश पर अपनी हुकूमत चलाएंगे। तो 1929 में 31 दिसंबर की आधी रात लाहौर में उद्घोष किया गया। लाहौर उन दिनों तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी हुआ करता था। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर महात्मा गांधी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था, वो ड्राफ्ट यहाँ अंग्रेजी में है और प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया है। उस संकल्प के साथ पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया और ये तय किया गया कि हर वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा और हम लोग पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और 1947 तक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता रहा। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। लेकिन 26 जनवरी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण थी, तो 26 जनवरी को ही भारत गणतंत्र घोषित हुआ और देश का अपना संविधान लागू हुआ। स्वराज शब्द का अर्थ विस्तार कैसे हुआ है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं के मन में था कि स्वराज का मतलब है कि अंग्रेज चले जाएंगे और हम अपना, यहाँ जो रियासतें थी, जो नवाब थे, वो भी मानते थे कि स्वराज का मतलब है अंग्रेज चले जाएं, हमारा अपना राज्य हो जाए। गांधी ने स्वराज के मर्म को पहचाना। 3 बड़े नेताओं का नाम मैं लूँगा गांव के संदर्भ में। जब स्वराज की बात आती है तो समुदाय की बात आती है। समुदाय का मतलब है जो स्वयंभू ग्राम समुदाय है, जो अपने आप स्फूर्त ढंग से अस्तित्व में आया है। गांधी ने तो ये कहा कि
भारत की आत्मा गांव में बसती है। द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन हर विलेजेस, ये गांधी ने उद्घोष किया। उसके बरक्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गांव तो बहुत वहाँ पूरी तरह से सभ्य लोग नहीं हैं, अर्ध सभ्य लोग हैं और ओल्ड सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर। तो गांव को हम स्वराज की इकाई नहीं बना सकते हैं। और तीसरे डॉक्टर अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जी ने तो बहुत इकारत भरी नज़र से, क्योंकि उनका जो अनुभव था उसके आधार पर, कि गांव में तो बहुत ऑप्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर्स हैं गांव, और अब हम अपने गांव जब जाते हैं तो एक शब्द कहीं पढ़ा था, लॉस्ट विलेजेस, खोए हुए गांव। जब मैं बचपन में अपने गांव में था तो जिस तरह का गांव था, अब जाता हूं तो वो गांव दिखता नहीं है, वो चीज़ दिखती नहीं है। मैंने जो जिस गांव में हम पैदा हुए थे, जिस गांव में हमने अपना बचपन गुजारा है, वो नहीं दिखता है। पहले सारी दुनिया में गांव की आबादी, हर देश में गांव की आबादी शहरी आबादी से ज़्यादा हुआ करती थी। 1970 के दशक में यूरोप में ग्रामीण आबादी से ज़्यादा शहरों की आबादी हो गई थी, होना शुरू हो गई थी। और आंकड़े हैं कि 2007 में सारी दुनिया में जो ग्रामीण आबादी थी उससे आगे निकल गई शहरी आबादी। भारतवर्ष में 1801 में का आंकड़ा है कि नगरों और कस्बों में 16-17 मिलियन के बीच में लोग रहते थे, जबकि इंग्लैंड की पूरी आबादी 1801 में 10.5 मिलियन थी। यानी इंग्लैंड की पूरी आबादी से ज़्यादा हमारे देश में शहरों और कस्बों में रहने वाली आबादी। गांव की चर्चा इसलिए करनी जरूरी हो जाती है कि वहीं पर स्वराज के उत्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सोता, पानी का सोता होता है, तो स्वराज का सोता कहाँ है? वो समुदाय ही। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। सुनामी 2004 में आई थी या 2006 में? मुझे ध्यान 4 में आई थी। उस समय एक चिंता प्रकट की गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले आदिवासियों को लेकर के कि अरे वो तो साफ हो गए होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सुनामी थी कि 14 देशों में लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। तो जो कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जब यात्रा की गई तो पाया गया कि जो आदिवासी हैं वहाँ के, वो सब सुरक्षित हैं। एक आदिवासी परिवार ने तो अपने बच्चों को पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया था और खुद माने 7-8 दिन माने उन्होंने भांप लिया था कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और उनका तरीका क्या था कि इस रंग की मछली अगर ऊपर आ जाएगी समुद्र में तो भयंकर तूफान आने वाला है, भाग लो। तो जो वहाँ के ग्रेट अंडमानीज और ओंगे और सेंटिनलीज, तरह तरह के जो आदिवासी थे, वो सब सुरक्षित रहे। उनकी भाषाओं पर जो अध्ययन अनीता अब्बी जी ने किया है, ये उन्होंने मछली के लिए
उनकी भाषा में 150 शब्द डिक्शनरी तैयार की है, ग्रेट एंडामानीज डिक्शनरी। उसमें 150 शब्द मछली के लिए ही हैं, चिड़ियों के लिए। यानी इतनी समृद्ध उनकी भाषा, वो चीज़ों को सूंघ करके बता देते थे कि ये चीज़ होने वाली, स्मेल कर लेना। तो आदिवासियों को अगर हम देखें तो उनके पास जो लोक विद्या रही है, अगर हमें स्वराज ढूंढना है, स्वराज की संरचना करनी है, स्वराज की दिशा में प्रयाण करना है, तो उसके स्रोतों की तरफ जाना होगा। तो सोता आदिवासी समुदाय होता है, जो हमारे परंपरागत ग्राम समुदाय हैं। ये ठीक है कि आज जो दौर चल रहा है भूमंडलीकरण का, उसमें तो लीनियर नैरेटिव्स बना दिए गए हैं। सोशल चेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये सब चीज़ें अर्बनाइजेशन की ओर ले जाती हैं। गांव को ख़त्म, जैसे जर्मनी में अबंडेंट विलेजेस, एकदम परित्यक्त गांव, उसी तरह से उत्तराखंड के गांवों में घर में ताले लगे हैं, लोग नहीं हैं। यानी जो कम्युनिटी लाइफ है उसको डिसरप्ट कर दिया गया है। लेकिन गांधी जी ने गांव में आशा की किरण, स्वराज के स्फुरण को लेकर के देखी थी। उन्होंने कहा, गांधी जी ने लिखा है, नेहरू जी से जो पत्राचार हुआ है उनका, कि जितने दोष आप गिना रहे हैं मान लेते हैं, इन दोषों के रहने के बावजूद इन दोषों का हमें परिहार करना है, लेकिन स्वराज संरचना में जो बुनियादी इकाई होगी वो गांव होगा। और गांधी ने उसको कहीं कहीं तो बड़े काव्यात्मक लहजे में लिखा है। मुझे लगता है कि गांधी ही ये स्थापित कर पाए हैं कि स्वराज की संरचना में गांव जो है वो वही आइडिया है, वही केंद्र बिंदु है, वही केंद्रीय विचार है। और इसको जूलियस नेरेरे ने भी कहा है कि जो परिवार है, कुटुंब है, कुटुंब में एक भाव होता है, अगर कौटुंबिक भावना विकसित है तो ये भाव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कुटुंब के लोगों के लिए करें, उनसे हमें प्रतिफल की अपेक्षा कम रहती है, करते हैं, हमारा परिवार, हमारे लोग हैं। और उसी कौटुंबिक भावना का विस्तार पूरे समुदाय पर किया जाए तो उन्होंने तंजानिया की भाषा में भी उसको पारिवारिक समुदाय की बात की है, कौटुंबिक, यानी परिवार का विस्तार जो है वो गांव है। मैं कुछ घटनाएं आपके सामने बचपन की रखूंगा। जैसे हमारे गांव में जो संपन्न व्यक्ति थे, उनके यहाँ जाजिम, मतलब बहुत बड़ा अगर कोई आयोजन है तो उनके यहाँ से जाजिम सबके यहाँ जाता था। किसी के पास हंडा था, वो हंडा अपने इस्तेमाल के लिए नहीं लिया था, वो बड़े बर्तन, हंडे, कछुले, और वो गांव में किसी के यहाँ शादी है, क्योंकि किसी के यहाँ कोई आयोजन है तो उनके यहाँ से हंडा आ रहा है, जाजिम उनके यहाँ से आ रहा है, उनके यहाँ से ड्रम आ रहा है, और बाद में साफ करके उसको लौटाया जा रहा है, कड़ाहा आ रहा है। यानी गांव में आज तो भी मोदी जी ने उत्तराखंड में जो विश्व निवेशक सम्मेलन हुआ था, वहाँ कहा कि आ करके अमीर लोग यहाँ, आप सब लोग तो निवेश करेंगे ही नहीं, निवेश करेंगे ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, कम से कम यहाँ आकर के शादियाँ करिए,
तो कुछ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो अब मैं सोचने लगा कि हमारे गांव में जब शादियां होती थी तो पता चला कि सब कुछ गांव में है। जिसके पास पैसा है उसने सारे गांव के लिए छप्पर अगर बनता था तो जिसके यहाँ बन रहा है वो या उसके मजदूर बना रहे हैं, लेकिन उठाना एक हंकारा लगता था और सारा गांव इकट्ठा होकर के छप्पर जहाँ है वहाँ लग जाता था। ऐसे हमने देखा धान की निराई होनी है, पता चला कि आधे गांव के लोग चले गए और उनके यहाँ एक साहचर्य सहकार ये गांधी ने देखा गांव में। कहा कि अपनी सारी कमियों के बावजूद अगर इन कमियों को दूर किया जाए तो गांव में स्वराज संरचना का काम यहीं से इसका श्री गणेश होना चाहिए। इसीलिए गांधी मानते थे कि ओशन ऑफ विलेजेस भारत है। ये महासागर होगा किसका? गांवों का महासागर होगा, महासागरीय वृत्त होगा, ओशनिक सर्किल उन्होंने कहा। और ये जो गांव हैं इसके लिए उन्होंने कहा है कि एवर वाइडनिंग नेवर असेंडिंग, एक दूसरे पर आरोहण नहीं करेंगे लेकिन यानी विस्तार होगा, परस्परावलंबन होगा, सहकार होगा, साहचर्य होगा, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होंगे। तो ये जो मानवाधिकार की बात आती है, इस वर्ष मानवाधिकार वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने थीम भी तय की है। थीम तो बड़ी पीटी पिटाई है, ये बहुत दिनों से कहा जाता है, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो ये इस बार के तो कुछ चीज़ें गांव में हैं, जैसे पेड़ों को हम मानते हैं कि ये लिविंग एंटिटीज हैं, जीवित सत्ता है। पीपल का पेड़ जो है, आम का पेड़ जो है, बरगद का पेड़ जो है, जीवित सत्ता है। नीम, नदियाँ, गांव में एक दृष्टि रही है कि ये नदियाँ हमारी माँ हैं, यानी लिविंग एंटिटीज हैं, ये जीवित सत्ताएं हैं। पहाड़ है, नदी है, तालाब है, कुआं है। हम लोगों की शादी में कुएं का पूजन हुआ था। जैसे एक स्वांगी था कि उसमें होता यह है कि बेटे की जो माँ है वो कुएं की तरफ जाएगी और पाँव लटकाएगी, बेटा अरे नहीं माँ ऐसा ना करो। भाव ये रहता है कि आप हमारे लिए हमेशा रहेंगी मान्य। आप मैंने वो एक दिखाते हैं भाई अब नई पीढ़ी आ रही है, हमारा काम खत्म, अब हम कुएं में जा रहे हैं। तो कुएं का पूजन, तालाब का पूजन, नदी का पूजन, पेड़ का पूजन, जो आज अगर इथियोपिया कहता है कि नदियों के नेचुरल राइट्स हैं, नदियां जो हैं वो व्यक्ति रूप हैं, तो हमारे यहाँ तो एक दृष्टि रही है। गंगा मैया, यमुना माँ, और हमारे यहाँ जो गरीब लोग नहीं आ पाते थे गंगा, वो कहते थे आदि गंगा गोमती, आदि सुर सरिता है, ये गंगा की बड़ी बहन है, तो यहाँ नहा लेना और पुण्य है। अगर हम कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो एक दृष्टि रही है प्रकृति के प्रति। तो जो हमारा गुण विकास होगा, हमारा व्यक्तित्व विकास होगा, वो प्रकृति के संरक्षण में होगा। प्रकृति में जो चीज़ें हैं उनके हम सहचर हैं। पशु पक्षी जितने स्रोत हैं, सारी चीज़ें। आज गांव जाता हूं तो एक समस्या हर कोई कहता है, और मैं हमारे डर के जवाब नहीं देता हूं कि अभी झगड़ा हो जाएगा। अरे भैया छुट्टा जानवर मारे हैं, परेशान किए, रात में खेत रखा पड़ता है। अच्छा, जानवरों को निर्दयता से कटीले तार करंट दौड़ा दिया है, यानी जो पशु हमारे परिवार का अंग था, वो उस पशु को देखते ही हम भड़क जाते हैं और सोटा लेके दौड़ पड़ते हैं कि ये आ गया, खा जाएगा।
और एक कुशल क्षेम हम लोगों के यहाँ पूछी जाती थी। मुझे ध्यान है कि कहते थे पशु प्राणी सब ठीक हैं, यानी प्राणी शब्द बाद में आता था, हमारे पशु पहले आते थे। पशु प्राणी सब ठीक हैं, यानी आपकी गाय भैंस बैल बकरी सब ठीक हैं और घर में सब ठीक है। अगर बैल गुजर जाता था तो खाना नहीं बनता था, उसका गुणगान होता था कि इतने वर्षों तक हमारी सेवा की। और तो एक पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, प्रकृति के प्रति जो एक भाव रहा है, वो भाव खत्म हो गया है। और जो आज का मॉडल है उसमें सामुदायिकता नहीं है, सामूहिकता नहीं है, उसमें व्यक्ति है। जब व्यक्ति होगा तब व्यक्ति के लिए अधिकार। हमारे यहाँ यह है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका हम केवल अपने लिए ही इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज जो हैं वो कम्युनिटी के हैं। गुजरात में ग्रेजिंग लैंड रही है, चरागाह की ज़मीन काफ़ी रही, सब चली गई, ख़त्म हो गई। हम लोगों के यहाँ था कि हम लोगों के यहाँ पलीघर छोड़ा जाता था कि धान की खेती नहीं, जानवर भी चरेंगे और थोड़ा मिट्टी मजबूत होगी। तो आज जो दोहन और शोषण की बात है खेतों के प्रति, खेत जोतने से पहले जो किसान होता था, हल बैल लेके जाता था तो मिट्टी को प्रणाम करता था और कहता था कि माँ परिवार है, इसलिए मजबूरी में हमें हल चलाना पड़ रहा है आपके ऊपर। तो जो मिट्टी के प्रति, वायु के प्रति, अग्नि के प्रति, पेड़ के प्रति, पहाड़ के प्रति, नियमगिरी के जो आदिवासी हैं डोंगरिया कोंद, वो यही मानते हैं कि नियमगिरी पहाड़ जो है वो हमारे ऊपर देवता वास करते हैं और वो नियम बनाते हैं। तो ये जो पश्चिमी सोच है उसका परिणाम क्या है, उस पर भी थोड़ी बातचीत कर ली जाए। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, दुबई में COP28 हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां संस्करण। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसमें जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी चिंताजनक है। COP28 का अध्यक्ष कौन है? अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के जो CEO हैं सुल्तान अल जबेर, उन्होंने एक बयान दिया है कि कौन सी साइंस कहती है कि फॉसिल फ्यूल्स से कार्बन इमिशंस होते हैं। यानी उन्होंने साइंस को ही चुनौती दी है एक इंटरव्यू में, और सारी दुनिया के लोग वहाँ जुटे हैं। तो उन्होंने 15 डील्स किए हैं ऑयल एंड गैस के। तो यानी जो फॉसिल फ्यूल्स 80% कार्बन इमिशंस के लिए जिम्मेदार है, और उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि इतने सन तक इसको फेज आउट कर दिया जाना है। तो वहाँ लड़ाई चल रही है, फेज आउट नहीं, फेज डाउन कहिए। फेज आउट का मतलब ख़त्म ही करना है, नहीं, फेज आउट, नॉट फेजिंग आउट बट फेजिंग डाउन, कम करना है। दुनिया का तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में जो था, प्राग औद्योगिक काल से पूर्व जो था, ये कहा जा रहा है, ये कहा कब गया था? 2015 में COP21 जो पेरिस में हुआ था, वहाँ कहा गया था कि दुनिया का तापमान जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स से।
और अगर बढ़ता है तो खतरा है। माने वेल विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। अब रिपोर्ट आ रही है कि दुनिया में ये महीना सबसे गर्म रहा। इस महीने का तापमान जो है नवंबर का ही आया है कि यानी धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। और बढ़ने का परिणाम क्या है? बढ़ने का परिणाम यह है कि जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल रिपोर्ट आई है अभी 4-6 रोज पहले। उसमें कहा गया है कि वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2020 का जो दशक रहा है, इसमें ग्लेशियर की बर्फ पिघली है प्रतिवर्ष 1 मीटर के लिहाज से, यानी 1 मीटर थिन हुई है ग्लेशियर्स जितने हैं दुनिया के। साथ ही साथ ये भी है कि कहाँ कहाँ के माउंटेन्स पर जो बर्फ़ है वो 2030 तक ख़त्म हो जाएगी, इसी में है आर्टिकल में, 2040 में इसका ख़त्म हो जाएगी। यानी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से क्या हो रहा है कि झीलें, बड़ी बड़ी झीलें बन रही हैं। और ये जो बड़ी बड़ी झीलें बन रही हैं, इनके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, वो आया है, टर्म है उनका ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। इस फ्लड्स का आनंद भारत ने भी चखा है। 2013 में उत्तराखंड में क्या हुआ था कि ये ग्लेशियल लेक्स, जो ग्लेशियर का पानी पिघलने से जो ये कृत्रिम झीलें बनी हैं और ये जब बर्स्ट कर गई हैं तो उत्तराखंड में तबाही देखने को मिली थी। अभी इसी वर्ष सिक्किम में क्या है, लहोन, साउथ लहोन है, वहाँ ग्लेशियर पिघलने से जो लेक, जो झील बनी थी, उसका पानी जब, तो वहाँ का जो डैम है, चांग, क्या है, चांग थांग डैम, 200 गांव बह गए, न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस बह गए। हिंदू में तो बड़े विस्तार से उसकी चर्चा। यानी हमारे देश में भी हुआ है कि जो विकास का मॉडल हमने अपनाया है, उस विकास के मॉडल ने तबाही मचा दी। कुछ दिनों पहले एक संस्था की रिपोर्ट आई है कि हिंदू कुश हिमालयाज में 2010 के दशक में 65% ज़्यादा ग्लेशियर में पिघलाव हुआ है पिछले दशक के बरस। तो यानी ये मॉडल चल रहा है जो पूरी प्रकृति का नाश कर रहा है, लोगों को तबाह कर रहा है। और यहाँ कहा जा रहा है आपके अधिकार हैं, आपके अधिकार नहीं टिकेंगे अगर प्रकृति नहीं टिकेगी। प्रकृति के लिए तो सिंपल सा फार्मूला है कि प्रकृति से जितना हम लेते हैं, कम से कम उतना तो हमें प्रकृति को लौटाना ही है। अगर हम नहीं लौटाते हैं तो प्रकृति का कोप हमें झेलना पड़ेगा सारी दुनिया में। वही मैं अभी देखिए कौन सा चक्रवात आया है, चेन्नई की क्या हालत है। सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सब कुछ होने के बावजूद 2015 में आया था, उसके पहले आया था, अभी भी कहर झेल रहा है। आदिवासी तो बच गए वहाँ सुनामी में, और चेन्नई नहीं बच रहा। तो इस मॉडल में, ये मॉडल ऐसा है जो प्रकृति विरोधी है। ये सब काम विकास के नाम पर हो रहा है, तो समुदायों को डिसरप्ट किया जा रहा है। ये डिसरप्शन की रफ्तार इतनी तेज है कि कभी कभी लगने लगता है कि शायद हम कम्युनिटी लाइफ को रिवाइव नहीं कर पाएंगे, जितनी तेज़ी से हो रहा है।
हर जगह देखिए हाईवेज, और हाईवेज बनाने के लिए सारे नियम ताक पर रख दिए जाते हैं। चलिए ध्यान आ गया चार धाम परियोजना। चार धाम परियोजना जो है वो 865 किलोमीटर की है। तो 865 किलोमीटर की चार धाम परियोजना का एक सिंगल इन्वायरमेंट असेसमेंट होना चाहिए। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है एक सिंगल होना चाहिए। सरकार ने क्या चतुराई की है, उसको 53 टुकड़ों में बांट दिया है। 53 पार्सल्स छोटे छोटे कर दिए। और 22 सितंबर 2013 को मनमोहन सिंह की सरकार ने एक नियम बनाया था, संशोधन किया था, नोटिफिकेशन जारी किया था कि 100 किलोमीटर तक की अगर कोई नेशनल हाईवे है तो उसके लिए अगर उसमें कुछ बढ़ाना घटाना है आपको, तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो अब मौजूदा भारत सरकार उसी क्लाज का इस्तेमाल करके उसको 53 टुकड़ों में बांट दिया है। और मंत्री महोदय संसद में कह रहे हैं कि उसका जो स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वो अलग अलग है सबका। ये 53 अलग अलग है। और तबाही, तो देखिए अगर हम जहाँ रहते हैं वो स्थान ही नहीं सुरक्षित है तो हमारी आजीविका, हमारा जीवन, हमारा समुदाय सब खतरे में है। तो नागरिक अधिकार तो ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट है। सामुदायिक अधिकार, सामुदायिक जीवन, और जब समुदाय की बात आती है तो वहाँ समुदाय में तो ये भाव रहता है कि जितना हमने समुदाय से लिया हमें उस वो पारिवारिक भावना का विस्तार है समुदाय। तो मुझे लगता है कि सब चीज़ों पर जिसको कहते हैं आमूल-चूल बदलाव की दृष्टि से सोचना चाहिए। ये जो विकास का मॉडल है ये सब तहस नहस कर देगा। जो स्वराज के स्फुरण केंद्र हो सकते हैं वहीं से शुरू करना होगा। स्वराज तो शुरू होगा स्व से, अपने से, लेकिन हमारे यहाँ स्व अपने तक ही नहीं है। हमारा परिवार आता है, हमारा समुदाय आता है, हमारे लोग आते हैं। जैसे मैं अब तो गांव जाता हूं तो वहाँ जो नई बहुएं हैं, किसी से कोई बहुतों को तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ। घूंघट नहीं, सिर झुका के आएंगी, पैर छू के चली जाएंगी। हमें लड़कपन में ध्यान है, जैसे हमारी माँ का नाम था आहरन वाली। आहरन का मतलब मेरी माँ आहरन से आई थी, इसलिए वो आहरन वाली बोली जाती थी। सोहगौली वाली यानी हर महिला को उसके मायके से पहचान, बरौनी वाली। तो ये जो हमारी पहचान थी कम्युनिटी, वो ख़त्म हो गई है। जैसे मैं अब जाता हूँ तो देखता हूँ कि किसी का कोई लगाव नहीं है। वो एक कंसेप्ट जो पाही वाला है कि ठीक है हमारी कुछ ज़मीन है, हम गांव गए, कुछ वहाँ बटाई पर दे दिया है, कुछ मिल रहा है, चलिए। तो पाही शब्द केदारनाथ अग्रवाल की कविता में है, तो उपनिवेश ही समझिए कि गांव हमारे लिए उपनिवेश है। हम गए कुछ, और नहीं तो उसको जो लोग उपनिवेश नहीं रखना चाहते वो बेच देते हैं। तो हम जड़ों से कटते चले जा रहे हैं। और अगर समुदाय नहीं बचेगा तो फिर लोग भी नहीं बचेंगे। महानगरों में तो आदमी खो जाता है भीड़ में।
तो मैंने कुछ बातें बड़े ही बेतरतीब ढंग से रखी हैं आपके सामने। आप लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप लोगों से यही कहता हूँ कि पहले अपने अपने मनों का परीक्षण करें और देखें कि वो कहाँ खड़े। जो आज की गोष्ठी का विषय था वो था स्वराज और अधिकार। लगता ये है कि अगर हम सब लोग जो अभी अभी बात कर रहे थे उस संदर्भ में अपने मनों का परीक्षण करेंगे तो शायद ये पाएंगे कि हमारे मन बदल चुके हैं और वो स्वराज के अनुरूप नहीं है। क्योंकि जहाँ से आनंदी जी ने ये अपनी बात शुरू की थी, स्वराज में मैं नहीं था, स्वराज में सहकार था। और अभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि सहकार की बात जो है वो यहाँ पर कहीं हो रही है। जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात आई, इस बात को शायद समझना आवश्यक है कि जिन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है वहाँ पर उसके केंद्र में व्यक्ति है, समाज नहीं है। और वो कुछ ऐसा हो गया है कि कहीं न कहीं पर जो है हम बदल गए हैं। हम ही नहीं बदले हैं, हमारी सारी व्यवस्था बदल गई। चलिए उसका उदाहरण ही देखते हैं। कल ही के अखबार की बात सुन लें। एक कन्या थी, किसी से विवाह करना चाहती थी। घर वाले उसके लिए तैयार नहीं थे। उसने भागकर शादी कर ली। परिवार वालों ने शिकायत की कि जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था इसे। दुखी होकर पिता और माता ने आत्महत्या कर ली। किसी और ने शिकायत की तो उन्होंने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस तो 18 साल से ज़्यादा वाले बच्चे हैं, इनका अधिकार था चुनना, उन्होंने चुना। हमारी व्यवस्था जो है वही ऐसी है जिसके तहत जो है हम व्यक्ति को महत्व देते हैं, परिवार को महत्व नहीं देते हैं। जिस गरीब की बात आप कर रहे थे, ऑर्गेनिक खेती न कर पाने की, सचमुच अगर हम व्यक्तिवादी हैं तो वो संभव नहीं है, पर वो संभव हुआ था। इस बात को जो है जो डॉक्टर आर.पी. सिंह कह रहे थे वो संभव हुआ। संभव कैसे हुआ? संभव इस तरह से हुआ कि वो ढेर सारे लोग थे जिन्होंने सबने एक साथ तय किया कि नहीं हम ऐसा करेंगे। स्वराज विद्यापीठ में ही हम लोगों ने तय किया कि चलिए एक प्रयोग करते हैं। आप में से कुछ लोगों को शायद उसका
पता नहीं होगा। और वो प्रयोग ये था कि गांव में ऐसा करते हैं कि अनाज बैंक बना देते हैं। अनाज बैंक का मतलब यही है कि गांव के लोग आएंगे और उसमें पहले क्या करेंगे, बैंक में क्या होता है, पैसा डालते हैं, उसमें अनाज डाल देंगे। मान लीजिए हर एक 1-1 किलो उसमें अनाज डाल देता है। तो अगर घर में जो है 100, अगर 100 घर हैं तो 100 किलो अनाज हो जाएगा। और अगर कोई भूखा है तो वो क्या करेगा, आएगा और उससे कहेगा हमें भूख दे दीजिए, वो अनाज ले जाएगा। और जब उसके पास अनाज होगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लेकर अनाज उस पर फिर डाल देगा। और इस प्रकार से वो अनाज जो है वो चक्रसारित होता रहेगा और चलता रहेगा, कोई भूखा नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाँ, गांव में ऐसा ही होता था कि तुम्हारा चूल्हा नहीं जला तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ, उसमें मैं हूं, दूसरा कोई और नहीं। उसमें ह्यूमन तो है पर ह्यूमैनिटी नहीं है। तो जिस व्यापक दृष्टिकोण को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही थी, जिसमें आप विकास के मॉडल की चर्चा कर रहे थे और उसमें खामियां निकाल रहे थे, उसकी वजह ये थी कि हम सबके मन बदल चुके हैं। हम अब सोचते ही नहीं हैं दूसरे के बारे में, हम केवल अपने बारे में सोचते हैं कि मेरे लिए इसमें क्या है, मेरी नौकरी के लिए इसमें क्या है। अगर मेरी नौकरी के लिए इसमें कुछ नहीं है तो ये बेकार है। जब स्वराज की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं और अधिकार की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम व्यक्तियों के अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं या व्यक्ति के अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक समुदाय के अधिकार की बात कर रहे हैं। तब जब नियमगिरी की बात आती है तो नियमगिरी का जो पहाड़ था वो एक कंपनी ने खरीद लिया। नियमगिरी की बात की थी ना, उन्होंने खरीद लिया। नियमगिरी में देवता थे, तो वो जितने भी ट्राइबल्स थे सब लोग जो थे वो एक साथ थे ही, और आ गए। उनका नहीं, ये नहीं संभव होगा। इस पहाड़ जिसमें मिनरल्स हैं हम खोदने नहीं ही देंगे, और उन्होंने नहीं खोदने दिया उसे। फलतः हुआ क्या कि जो कंपनी थी उसको वहां से वापस जाना पड़ा। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप जरा याद कीजिए कि एक ज़माना ऐसा था कि भारतवर्ष में कोऑपरेटिव्स हुआ करती थी। कोऑपरेटिव के मंत्री हुआ करते थे, सहकार की बात होती थी। लेकिन अगर देखेंगे, अखबार में पढ़ेंगे तो पता चला कि सहकारी बैंक जो है वो डूब गए। 4 सहकारी बैंक डूब गए, उसमें जो है 32 करोड़ रुपया लोगों का डूब गया। वो डूबा क्यों? क्योंकि कहीं सहकार में कमी आई होगी, तभी डूबा होगा। सरकार भी अब सहकार वाली नहीं है। वो भी चाहती क्या है? वो चाहती है कि बाहर की कंपनियां यहाँ पर आए, व्यापार करें। और जैसा आपको पता है कि इस देश में 5% लोगों की जो आमदनी है वो कितनी है? तो अगर ये वाला काम चलता रहेगा जिसमें कि आपके मन एक विशेष प्रकार के होंगे, तो वहाँ पर सहकार नहीं आ सकता है।
वो पहले तो मन ही बदलने पड़ेंगे ना। और हमारे मन बदलने का मतलब ये है कि जब हम ह्यूमेन होंगे, दूसरों का दर्द अगर हमारा दर्द हो जाएगा, जब आपको दिखाई देगा जैसा होता था कि हाँ इसके यहाँ का चूल्हा गबरू के यहाँ का चूल्हा नहीं जला है, तो हम अनाज भेज देते हैं। जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जितनी भी गड़बड़ियां अभी आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें रिश्ते चाहे दूसरा व्यक्ति हो या बैल हो, उसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, तब तक ये सब चलता रहेगा। और ये हो इसीलिए रहा है क्योंकि व्यक्ति जो है वो सबके केंद्र में है, समुदाय केंद्र में नहीं है, हम केंद्र में नहीं है, मैं केंद्र में हूँ। और अगर आप मैं केंद्र में हैं तो ऐसा विकास का मॉडल सिर्फ एक ही चीज़ करेगा, वो ये है कि वो विनाश करेगा। वो कर रहा है, लगातार कर रहा है, इसी तरह से कर रहा है कि आप जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आप समुदाय ही नहीं टूट रहे हैं, है ना। डिप्रेशन ही ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, सुसाइड ही ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। कोटा को छोड़ दीजिए, ये सारे देश की बात है। जिस तरह इन्होंने कहा कि केवल ऐसा ही नहीं है कि हमारी नदियां ही सूखती चली जा रही हैं, पानी ही समाप्त होता चला जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। ये सब होगा, और होगा इसीलिए क्योंकि आपका रिश्ता सबसे टूट गया है, केवल आपका रिश्ता अपने से बचा है। आपका रिश्ता न तो प्रकृति से है, न दूसरे व्यक्ति से है। स्वराज का जो संप्रत्यय है और उसमें अधिकार की जो बात आती है, उसमें अधिकार आपका नहीं है, वो सबका अधिकार है, हम सबका अधिकार है। और हम सबका अधिकार का मतलब ये है कि हम सब लोग खड़े हो सकते हैं ये कहने के लिए कि नहीं, अगर ये पानी जो है बेकार बह रहा है तो उसे नहीं बहना चाहिए, अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरे पर भी उंगली उठा सकते हैं, अपने पे भी उंगली उठा सकते हैं, तो स्वराज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कैसे आएगा? उसका तरीका एक ही है, हमें बदलना होगा, हमें सोचना होगा और दूसरों के लिए अपने मन में, अपने दिल में थोड़ा दर्द पैदा करना पड़ेगा। अगर वो हो जाता है तभी स्वराज की संभावना है, नहीं तो कोई स्वराज की संभावना नहीं। अगर आप ही केंद्र में हैं, मैं ही केंद्र में है, तो स्वराज की संभावना नहीं बनेगी। और ये हम आया कहाँ से? ये आया सिर्फ पश्चिम से। हमारी परंपरा में तो ईशावास्यमिदं सर्वम है, हमारा रिश्ता जो है सबसे है। एक आईपीएस साहब ने जो है पूछा था ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है ना, तो उसमें तरह तरह की गालियां दी गई, ब्राह्मणों को विशेष रूप से दी जाती हैं। उसमें देखिए ब्राह्मणों का वो है, फलाना है, ये है, पैसा बनाने का है, फलाना इस तरह का वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का जो, पता नहीं आप लोगों को मालूम है प्राण प्रतिष्ठा? नहीं, चलिए थोड़ा अध्यापक होने के नाते जो हरदम मान के चला जाता है कि नहीं मालूम है दूसरों को, है ना। तो प्राण प्रतिष्ठा है यही, जहाँ पर कि एक निष्प्राण मूर्ति है और उसको अब प्राणित करना है। तो आप कैसे करेंगे? आप इसी से कर सकते हैं, क्योंकि आप प्राणित हैं पहले से, ईश्वरीय अंश है आप में, और आपके द्वारा ही वो प्राणित होगी। होता यही है। प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है कि एक व्यक्ति है, माना यह जाता है कि हाँ
वो ऐसा व्यक्ति है जो कि ब्राह्मण का अर्थ जो मैं समझता हूँ वो वही है कि वो थोड़ा सा पवित्र है, मन से पवित्र है, शरीर से पवित्र है, विचारों से पवित्र है। वो उसको अनुप्राणित करता है, अपना अंश जो है वो उसमें ट्रांसफर करता है, तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। ईश्वरीय अंश का अंतरित करना प्राण प्रतिष्ठा है। तो इस संस्कृति में जहां पर कि हम निष्प्राण को अनुप्राणित करते हैं, वहां तो हमारा रिश्ता सभी से है। और अगर आप उस प्रकार का मन बना सकते हैं तो स्वराज आएगा। जो दिक्कत है वो वहां पर ही है जहां पर कि एमपी बन जाते हैं तो उनके घर से 300 करोड़ रुपया निकलता है। ऐसे ही होता है ना, कुछ क्या और ज्यादा निकल आता है। तो अगर इस प्रकार का लोकतंत्र है जिससे आपके घर से 300 करोड़ रुपया ऐसे ही निकल आए, 2 दिन से पैसा गिना जाए, वहां स्वराज नहीं आएगा। वहां पर केंद्र में केवल एक व्यक्ति है और उसका लाभ है, उसके अलावा और कुछ नहीं। बाजार ने यही सिखाया है। जो यूनिवर्सल की बात है ना, यूनिवर्सल राइट्स, वो ग्लोबलाइजेशन के तहत है। वो ग्लोबलाइजेशन क्या है? बाजार, और कुछ नहीं। चलिए, बहुत समय हो गया है, इसको मैं ही रोकता हूँ, नहीं तो अध्यापक होने के नाते तो आप बोलते ही रहेंगे। इनका आनंदी जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं, आप सब लोगों का आने के लिए।